क्या हो अगर ये पता चले कि किसी सरकारी दस्तावेज पर, मतलब किसी बहुत ही जरूरी कागज पर, ऐसे लोगों के हस्ताक्षर हैं जिनका बरसों पहले निधन हो चुका है। मरे हुए लोगों के साइन। हाँ, और ये कोई छोटा मोटा फॉर्म नहीं है। ये एक ऐसा कागज है जो एक मल्टी बिलियन डॉलर के माइनिंग प्रोजेक्ट को सीधे हरी झंडी देता है। सुनने में तो ये बिल्कुल किसी सस्पेंस फिल्म का प्लॉट लगता है ना? बिल्कुल। लेकिन देखिए, ये कोई कहानी नहीं है। आज के हमारे इस विस्तृत विश्लेषण का केंद्र उड़ीसा के रायगढ़ और कालाहांडी जिलों में स्थित सीजीमाली पहाड़ी है। वहीं से बिल्कुल ऐसी ही हैरान करने वाली रिपोर्टें सामने आ रही हैं। और सच कहूं तो ये सिर्फ एक कागज या किसी एक फर्जी हस्ताक्षर का मामला नहीं रह गया है। ये जमीन, वहां के लोग, जो बड़ा औद्योगिक विस्तार हो रहा है, और मतलब हमारे देश के कानूनों की जो असली ताकत है ना, उसका एक बहुत बड़ा टेस्ट केस बन गया है। सही कहा। तिजिमाली की ये खामोश पहाड़ी अब एक बहुत ही संवेदनशील और क्या कहेंगे, एक जटिल युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो चुकी है। बिल्कुल। तो हमारे पास इस विषय पर कई समाचार रिपोर्टें हैं, ग्राउंड कवरेज है और कुछ दस्तावेज भी मौजूद हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि हमारी इस चर्चा का उद्देश्य इन स्रोतों में मौजूद जो भी राजनीतिक या सामाजिक दावे हैं, उनमें से किसी भी पक्ष को सही या गलत ठहराना बिल्कुल नहीं है। हम यहाँ कोई फैसला सुनाने नहीं बैठे हैं। एकदम। देखिए, एक तरफ देश का विकास है और दूसरी तरफ मानवाधिकार और पर्यावरण। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ उन तथ्यों और विचारों का निष्पक्ष विश्लेषण करना है जो इन रिपोर्ट से सामने आए हैं। बिल्कुल सही। तो ठीक है, आइए इसे समझते हैं। पहली नजर में ऐसा लगता है कि ये पूरा विवाद सिर्फ एक धातु को जमीन से निकालने के बारे में है। लेकिन हकीकत में इसके तार ना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। बहुत ज्यादा गहरे जुड़े हैं। देखिए, हम जिस धातु की बात कर रहे हैं वो है बॉक्साइट। अच्छा। हमारे हाथ में जो स्मार्टफोन है, जो गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही हैं, हवाई जहाज, या यहाँ तक कि किचन में इस्तेमाल होने वाला फॉयल। हाँ, एल्यूमिनियम फॉयल। बिल्कुल, ये सब एल्यूमिनियम से बनते हैं और एल्यूमिनियम का जो कच्चा माल है वो बॉक्साइट ही है। अगर हम सिर्फ सिजिमाली पहाड़ी की बात करें तो इसके नीचे करीब 311 मिलियन टन बॉक्साइट का विशाल भंडार छुपा हुआ है। बाप रे, 311 मिलियन टन! मतलब ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और शायद यही वजह है कि मार्च 2023 में इसे वेदांता ग्रुप को आवंटित किया गया था। जहां तक स्रोतों में जानकारी है, उनका प्लान इसे लांजीगढ़ में मौजूद अपनी एल्यूमिना रिफाइनरी के लिए इस्तेमाल करना है। वो अपनी उस रिफाइनरी की क्षमता को बढ़ाकर सालाना 6 मिलियन टन तक ले जाना चाहते हैं। तो मतलब इस पूरे प्रोजेक्ट का आर्थिक पैमाना बहुत ही बड़ा है। बिल्कुल। अगर आप इसे राज्य और औद्योगिक नजरिए से देखें तो इसके समर्थन में जो तर्क दिए जा रहे हैं वो ये हैं कि इससे सीधे तौर पर 600 नए रोजगार पैदा होंगे। 600 नौकरियां, ठीक है। हाँ, और इसके अलावा इसे सालाना 2511 करोड़ रुपए का भारी भरकम राजस्व मिलेगा। और एक बात और, क्या? पूरे भारत का लगभग 51% बॉक्साइट अकेले उड़ीसा में है। ओह, आधे से ज्यादा। हाँ, तो एक देश के तौर पर जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाना चाहता है, उसके लिए इस संसाधन का इस्तेमाल करना राष्ट्रीय विकास का एक बेहद महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यहाँ मुझे थोड़ा रुकना होगा। अगर कोई प्रोजेक्ट इतना बड़ा है जिससे इतना राजस्व आ रहा है और जो देश की प्रगति के लिए इतना जरूरी बताया जा रहा है, हाँ, तो फिर स्थानीय लोग 2.98 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण को रोकने के लिए दिन रात, मतलब 24 घंटे मानव श्रृंखला बनाकर क्यों खड़े हैं? वे अपनी जान जोखिम में डालकर इस प्रोजेक्ट का इतना कड़ा विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, क्योंकि विकास की परिभाषा इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस तरफ खड़े हैं। नजरिया। बिल्कुल। जो स्थानीय कोंड समुदाय है, जो पीढ़ियों से वहां रह रहे हैं, उनके लिए वो पहाड़ी सिर्फ खनिजों का कोई गोदाम नहीं है। सही बात है। उनका जो नजरिया है वो पूरी तरह से अस्तित्वगत है। मतलब वो पहाड़ी उनका भगवान है, उनकी पहचान है, और सबसे जरूरी बात, उनके पीने के पानी और भोजन का इकलौता स्रोत है। अच्छा। जब वे उस पहाड़ी को देखते हैं ना, तो उन्हें कोई एल्यूमिनियम या करोड़ों का राजस्व नहीं दिखता, उन्हें अपना जीवन दिखता है। इसे समझने के लिए शायद हम एक सादृश्य का इस्तेमाल कर सकते हैं। बताइए। मतलब मान लीजिए कि कोई एक ऐसी जगह है जो आपके लिए एक साथ आपका सबसे पवित्र मंदिर भी है, आपके परिवार के लिए किराने की दुकान भी है और पानी का इकलौता कुआं भी है जिस पर आप पूरी तरह निर्भर हैं। बिल्कुल। और फिर कोई बाहरी व्यक्ति आकर कहता है कि अर्थव्यवस्था की भलाई के लिए हमें उस पूरी जगह को खोदना होगा। ये तुलना जमीनी हकीकत के बहुत करीब है। जमीन एक ही है,
एक पक्ष उसे एक आर्थिक इंजन के रूप में देख रहा है और दूसरा पक्ष उसे एक जीवन देने वाली इकाई के रूप में। ये दोनों ही दृष्टिकोण अपने अपने परिप्रेक्ष्य में बहुत मजबूत हैं और इसी वजह से ये टकराव इतना ज्यादा जटिल हो जाता है। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर स्थानीय लोग इतने कड़े रूप से इसका विरोध कर रहे हैं तो इस प्रोजेक्ट को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी मिल कैसे गई? मेरा मतलब है, हमारे देश में आदिवासियों और जंगलों की सुरक्षा के लिए कुछ नियम तो होंगे ही, कुछ प्रक्रिया तो होगी। यहाँ जो बात सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली है ना, वो ये है कि हमारे देश के कानून इस मामले में बहुत स्पष्ट हैं। अच्छा। हाँ, हमारे पास वन अधिकार अधिनियम 2006 है, जिसे FRA कहते हैं, और पैसा कानून 1996 मौजूद है। पैसा। इन कानूनों को बनाने का मुख्य मकसद ही ये था कि कोई भी बड़ा फैसला जो किसी आदिवासी समुदाय की जमीन को प्रभावित करता हो, वो ऐसे ही ऊपर से नीचे नहीं थोपा जा सकता। तो फिर क्या करना होता है? इसके लिए ग्राम सभा यानी गांव के सभी बालिग सदस्यों की बैठक बुलानी होती है और उनकी स्पष्ट सहमति अनिवार्य है। मतलब कागजों पर ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का एक बहुत ही शानदार मॉडल है। कागजों पर। और शायद यही सबसे बड़ा पेच है, क्योंकि जो रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं ना, वो बताती हैं कि ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं का सीधा आरोप है कि विनियामक संस्थाओं ने बिना किसी वास्तविक सहमति के ही ये क्लियरेंस दे दी है। बिल्कुल। और दस्तावेजों में जो धांधली हुई है वो तो दस्तावेजों में तो कुछ बहुत ही अजीब चीजें सामने आई हैं। मतलब कुछ मंजूरियों की तारीख 31 दिसंबर 2025 दर्ज है। भविष्य की तारीख? मतलब ये कैसे संभव है? वही तो। और जो बात मैंने शुरुआत में कही थी, ग्राम सभा की बैठकों की जो हाजिरी रजिस्टर पेश किए गए हैं, उनमें एक ही नाम कई बार लिखा गया है, फर्जी हस्ताक्षर हैं और यहां तक कि कुछ मृत लोगों के नाम भी शामिल हैं जिन्हें बैठक में उपस्थित दिखाया गया है। और देखिए, ये जो आरोप हैं ये पूरी कानूनी प्रक्रिया की वैधता को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं। PSA और FRA जैसे जो कानून थे, उनका असली उद्देश्य ऐतिहासिक अन्याय को रोकना था। लेकिन अगर ग्राम सभाओं को दरकिनार किया जा रहा है या सहमति को ही एक मनगढ़ंत प्रक्रिया बना दिया गया है, तो ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट की खामी नहीं है। तो और क्या है? ये सीधा इस बात पे सवाल उठाता है कि क्या हमारे सबसे कमजोर नागरिकों को हमारी न्याय व्यवस्था पर भरोसा करना भी चाहिए या नहीं। लेकिन मुझे ये समझना है कि क्या सरकारी स्तर पर कोई क्रॉस चेकिंग नहीं होती? मतलब अगर मैं आज किसी बैंक में एक छोटा सा खाता भी खोलने जाऊं तो मुझे अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो सब देना पड़ता है। मेरा KYC कई बार चेक होता है। हाँ, वो तो है। फिर इतने बड़े स्तर पर जहां एक पूरी पहाड़ी का भविष्य और हजारों लोगों की जिंदगी दांव पर है, वहां एक सरकारी संस्था किसी ऐसे रजिस्टर को कैसे स्वीकार कर सकती है जिसमें मरे हुए लोगों के साइन हो? मतलब क्या सिस्टम इतना अंधा है? देखिए, नौकरशाही अक्सर एक अलग ही लॉजिक पे काम करती है। इसे आप फाइल कल्चर कह सकते हैं। फाइल कल्चर? हाँ, जब एक बार कोई कागज किसी सरकारी फाइल का हिस्सा बन जाता है और उस पर मोहर लग जाती है ना, तो सिस्टम अक्सर जमीनी हकीकत से अपना नाता तोड़ लेता है। अच्छा। संस्थाएं बस चेकबॉक्स टिक करती हैं कि क्या ग्राम सभा की रिपोर्ट आ गई? हाँ, आ गई। क्या उस पर साइन है? हाँ, है। वो उन हस्ताक्षरों के पीछे के सच की पड़ताल करने नहीं जाते। बस खाना पूर्ति हो रही है। बिल्कुल। और जब लोगों को लगता है कि सिस्टम उनके कागजी आपत्तियों को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहा है, तो जाहिर है उनका गुस्सा बढ़ता है। और यही गुस्सा हमने सेजीमाली के मामले में सड़कों पर फूटते हुए देखा। मतलब जब कागजी लड़ाई में न्याय नहीं मिलता तो संवाद के सारे रास्ते ही बंद हो जाते हैं। 7 अप्रैल की घटना इसी बात का सबूत है। वो पुलिस वाली घटना। हाँ, स्रोतों के मुताबिक ये वो दिन था जब पुलिस की एक टीम गांव में कुछ गैर जमानती वारंट तामील करने पहुंची थी। वहां पहले से ही तनाव का माहौल था और ये वारंट एक तरह से चिंगारी का काम कर गए। रिपोर्टों में जो विवरण दिए गए हैं वो सच में रोंगटे खड़े करने वाले हैं। मतलब पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, बल प्रयोग किया और जवाब में ग्रामीणों की तरफ से भी पथराव शुरू हो गया। हाँ, इस भयंकर टकराव में 58 पुलिसकर्मी घायल हुए और कई ग्रामीणों को भी गंभीर चोटें आईं। और इस घटना के तुरंत बाद प्रशासन ने क्या किया? पूरे इलाके में भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 163 लागू कर दी, जो कि सभा करने पर रोक लगाती है, बिल्कुल पुराने कानून की धारा 144 की तरह। और यहीं से ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। जी। राज्य का रुख अब पूरी तरह से बदल चुका है,
जो मुद्दा एक प्रशासनिक चर्चा और संवाद के जरिए सुलझाया जाना चाहिए था, वो अब पूरी तरह से दंडात्मक रूप ले चुका है। मतलब पनिशमेंट वाला रवैया। बिल्कुल। जब एक लोकतांत्रिक सरकार और उसके नागरिकों के बीच विश्वास पूरी तरह खत्म हो जाता है ना, तो कोई भी विकास प्रोजेक्ट महज एक कानून व्यवस्था का संकट बनकर रह जाता है। पुलिस का काम समाज में शांति और सुरक्षा बनाए रखना है, लेकिन जब पुलिस का इस्तेमाल किसी माइनिंग प्रोजेक्ट के विवाद को सुलझाने के प्राथमिक हथियार के रूप में होने लगे, तो देखिए ये एक बहुत बड़ी नीतिगत विफलता का संकेत है। तो मतलब इस सब का आखिर क्या मतलब है? हम पढ़ रहे हैं कि महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है, छात्रों को जेल में डाला गया है, यहाँ तक कि स्तनपान कराने वाली माताओं को भी नहीं बख्शा गया। ये बहुत ही दुखद है। 2023 से अब तक दर्जनों लोग जेल में बंद हैं और सैकड़ों ग्रामीणों पर एफआईआर दर्ज की गई हैं। मतलब जब हम इन चेहरों को देखते हैं तो ये सिर्फ उस 2511 करोड़ रुपए के राजस्व का मुद्दा नहीं रह जाता, ये गहरे मानवीय संकट में बदल जाता है। एकदम सही कह रहे हैं आप। और हमें इस संकट के दूरगामी परिणामों पर भी विचार करना होगा। वो कैसे? अभी जो कुछ हो रहा है, मतलब ये विरोध, पुलिस की कार्रवाई, गिरफ्तारियां, ये तो सिर्फ वर्तमान की स्थिति है। असली सवाल ये है कि अगर ये विरोध कुचल दिया जाता है और वहां सच में खनन शुरू हो जाता है, तो आने वाले दशकों में इस पूरे क्षेत्र के पर्यावरण और समाज का क्या होगा? ये बहुत जरूरी पहलू है। पर्यावरणविदों का भी यही कहना है कि सिजीमाली पहाड़ी सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, ये पूर्वी घाट के बेहद संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र का एक मुख्य हिस्सा है। देखिए, अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़े ना, तो हमें बॉक्साइट की कार्यप्रणाली को समझना होगा। जी। ये केवल एल्यूमीनियम बनाने का कच्चा माल नहीं है। प्रकृति ने इसे एक खास काम सौंपा है। अच्छा, क्या काम? बॉक्साइट बहुत ही छिद्रपूर्ण होता है, मतलब पोरस। इसमें पानी सोखने और उसे रोके रखने की बहुत ही अद्भुत क्षमता होती है। जब मानसून में इस पहाड़ी क्षेत्र में भारी बारिश होती है ना, तो ये बॉक्साइट की पहाड़ियां एक विशाल प्राकृतिक स्पंज की तरह काम करती हैं। वो स्पंज की तरह? मतलब वो सारा पानी अपने अंदर खींच लेती हैं? बिल्कुल। वे लाखों लीटर पानी सोख लेती हैं और फिर मॉनसून खत्म होने के बाद पूरे साल भर ये पहाड़ियां धीरे धीरे उस पानी को छोटी छोटी बारहमासी धाराओं और झरनों के रूप में छोड़ती रहती हैं। अच्छा, यानी अगर हम वहां से बॉक्साइट को खोदकर निकाल लेते हैं तो हम सिर्फ एक धातु को नहीं हटा रहे हैं। नहीं, हम उस पूरे इलाके का वो प्राकृतिक स्पंज हमेशा के लिए नष्ट कर रहे हैं। सटीक विश्लेषण। आप उस पूरे क्षेत्र के जल चक्र को, यानी वहां की हाइड्रोलॉजी को हमेशा के लिए बर्बाद कर देंगे। पर्यावरण को लेकर जो सबसे बड़ी चेतावनी दी गई है वो यही है कि खनन शुरू होते ही वो जल स्रोत सूख जाएंगे जो आज पूरे साल बहते हैं। फिर तो खेती भी खत्म हो जाएगी। हाँ, वहां की खेती पूरी तरह से बारिश पर निर्भर हो जाएगी और वो दुर्लभ जैव विविधता जो उस पानी पर पनपती है वो भी खत्म हो जाएगी। और इसका सीधा असर वहां के समाज पर पड़ेगा। मतलब अगर नदियां सूख गईं और खेती बर्बाद हो गई तो वो लोग बेचारे कहाँ जाएंगे? बिल्कुल नहीं। उचित मुआवजे और सही पुनर्वास की कमी के कारण पूरा का पूरा समुदाय ही बिखर गया। जो आदिवासी सदियों से अपनी जमीन के मालिक थे, खेती करते थे, उन्हें मजबूर होकर बड़े शहरों में जाना पड़ा, जहां वो आज दिहाड़ी मजदूर या सिर्फ प्रवासी मजदूर बनकर रह गए हैं। और देखिए, ये वो छिपी हुई कीमत है जो कभी किसी कॉर्पोरेट कंपनी की बैलेंस शीट या प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं दिखाई जाती। सही कहा। जब आप एक समुदाय को उसकी जमीन से बेदखल करते हैं तो वो सिर्फ एक भौतिक घर नहीं खोते, उनका पूरा सामाजिक ढांचा, उनके रीति रिवाज, एक दूसरे पर उनकी निर्भरता, सब कुछ ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। और हाँ, यहाँ कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। कैसे? लोग आज सिजीमाली में प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें ये इतिहास बहुत अच्छी तरह पता है। वे कोई अनजान लोग नहीं हैं। हमारी रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस मौजूदा संघर्ष की जड़ें 2013 के नियमगिरी आंदोलन से जुड़ी हैं। नियमगिरी भी तो ओडिशा में ही है ना? जी हाँ, बिल्कुल। और नियमगिरी का मामला दुनिया भर में आदिवासी अधिकारों की एक मिसाल माना जाता है। वहां भी बिल्कुल यही स्थिति थी। एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी को डोंगरिया कोन समुदाय की पवित्र नियमगिरी पहाड़ी पर बॉक्साइट माइनिंग करनी थी, लेकिन वहां के आदिवासियों ने एक ऐतिहासिक अहिंसक प्रतिरोध किया। हाँ, मुझे याद आ रहा है। मामला भारत के सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा और कोर्ट ने फैसला दिया कि अंतिम निर्णय ग्राम सभाओं का ही होगा। और फिर क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि सभी 12 ग्राम सभाओं ने एक मत होकर प्रोजेक्ट के खिलाफ वोट किया और वो $multi-billion प्रोजेक्ट रद्द करना पड़ा। कमाल है। तो इसका मतलब ये है कि सिजीमाली के लोग शून्य से शुरुआत नहीं कर रहे हैं, उनके पास नियमगिरी का एक सफल प्लेबुक मौजूद है। बिल्कुल।
सिजिमाली को इसी ऐतिहासिक लड़ाई का नया मोर्चा बताया जा रहा है। वे जानते हैं कि वन अधिकार अधिनियम क्या है, पेसा कानून उन्हें क्या ताकत देता है और सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले उनके पक्ष में कैसे काम कर सकते हैं। और यही बात इस पूरे गतिरोध को एक नया आयाम देती है। नियमगिरी के अनुभव ने इन समुदायों को एक बहुत बड़ी सीख दी है कि लड़ना कैसे है। हाँ, संगठित कैसे होना है और प्रशासन की भाषा में उन्हें जवाब कैसे देना है। जब किसी समुदाय के भीतर ये चेतना जाग जाती है कि वो सिर्फ अपनी जमीन नहीं बल्कि अपना अस्तित्व बचाने की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो केवल पुलिस बल या डराने धमकाने से उस आंदोलन को दबाया नहीं जा सकता। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण के मुख्य बिंदुओं को एक साथ रखें, तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि सिजिमाली का ये जो पूरा मुद्दा है, ये केवल इस बात पर टिका नहीं है कि देश को कितना एल्यूमिनियम चाहिए या राज्य को कितने हजार करोड़ का राजस्व मिलेगा। नहीं, ये मुद्दा उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये हमारे लोकतांत्रिक संस्थानों और कानूनों की सत्यनिष्ठा की परीक्षा है। बिल्कुल। क्या एफआरए और पेसा केवल किताबी कानून है या जमीनी स्तर पर वाकई में लोगों को अधिकार देते हैं? विकास का वो मॉडल कैसा होना चाहिए जो कमजोर वर्गों की लाश पर या उनके उजड़े हुए घरों पर खड़ा ना हो? ये सारे सवाल इसमें शामिल हैं। एकदम सही। और इस चर्चा के अंत में मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जो शायद हमारी इन समाचार रिपोर्टों में स्पष्ट रूप से कहीं नहीं लिखा गया है, लेकिन आज की हमारी बातचीत के हर हिस्से से गहराई से जुड़ा हुआ है। अच्छा, वो विचार क्या है? देखिए, जब भी कोई देश तीव्र औद्योगिकीकरण की तरफ बढ़ता है और किसी बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी देता है, तो कानूनी तौर पर एक प्रक्रिया होती है जिसे पर्यावरणीय प्रभाव आकलन कहते हैं। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। हाँ, उसमें यह गिना जाता है कि कितने पेड़ कटेंगे, हवा कितनी प्रदूषित होगी या पानी का स्तर कितना गिरेगा। लेकिन मतलब क्या अब वो समय नहीं आ गया है जब हमें विकास की इस पूरी प्रक्रिया में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रभाव आकलन को भी कानूनी रूप से अनिवार्य कर देना चाहिए? ये एक बहुत ही नया और सच में बहुत गहरा दृष्टिकोण है। जरा सोचिए ना, जब एक पहाड़ किसी समुदाय के लिए महज पत्थरों का ढेर या खनिजों का भंडार न होकर एक पूरी सभ्यता की पीढ़ियों पुरानी पहचान हो, उनके आस्था का केंद्र हो, तो उस पहचान के हमेशा के लिए मिट जाने की आर्थिक कीमत आप कागजों पर कैसे तय करेंगे? बहुत मुश्किल है। किसी की आस्था, किसी की संस्कृति और किसी की पीढ़ियों की यादों का मौद्रिक मूल्य क्या होता है, इसका हिसाब लगाने का कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाले समय में ये तय करेगा कि औद्योगिक विकास और आदिवासी अधिकारों के बीच एक सच्चा संतुलन कैसे स्थापित किया जा सकता है। सोचने के लिए सच में बहुत